हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 3। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.2 से, यानी परमाणु क्या होता है। वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया था कि परमाणु क्या होता है, लेकिन 3.2 को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं कि परमाणु होता क्या है। आपने किसी इमारत की दीवार को बनते हुए देखा होगा। जब दीवारें बन जाती हैं तो एक कमरा बनता है और कई कमरों के बनने से एक इमारत बनकर तैयार हो जाती है। तो जो दीवार बनती है वो किससे बनती है? वो ईंटों से बनती है। और दीवारों के मिलने से कमरा बनता है और कई कमरों के मिलने से एक इमारत बनकर तैयार हो जाती है। जो इमारत बनकर तैयार हुई है उसकी रचनात्मक इकाई क्या है? यानी कि वो इमारत जो बनकर तैयार हुई है उसकी वो यूनिट कौन सी है जिससे वो इमारत बनकर तैयार हुई है, उस इमारत की रचना हुई है। वो कौन सी इकाई है, वो कौन सी यूनिट है जिससे इमारत की रचना हुई है? डेफिनेटली वो ईंट है। ईंट के मिलने से ही दीवार बनती है और दीवार के बनने से ही कमरा बनता है और कमरों के बनने से ही एक इमारत बनकर तैयार होती है। किसी बाम्बी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? बाम्बी मीन्स एक मिट्टी की हिल होती है जिसमें चींटियाँ रहती हैं। तो ये जो बाम्बी है, यानी कि ये जो एंट हिल है जिसमें चींटियाँ रहती हैं, उसकी रचनात्मक इकाई कौन सी है? यानी कि वो कौन सी इकाई है, वो कौन सी यूनिट है जिससे एंट हिल की रचना हुई है? तो डेफिनेटली एंट हिल की रचना किससे होती है? रेत के छोटे कण से। रेत के बहुत सारे छोटे छोटे कणों को मिलाया जाता है, इसके बाद ही एंट हिल बनती है। इसी तरह सभी द्रव्यों यानी कि जितने भी पदार्थ हैं उन सब की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है जिससे उनकी रचना होती है, जिस इकाई से, जिस यूनिट से पदार्थों की रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। परमाणुओं से ही मिलकर पदार्थ बनते हैं। यानी कि बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो अणु बनाते हैं और अणुओं के मिलने से तत्व बनता है और तत्व के मिलने से पदार्थ बनता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि दीवार जो बनती है वो ईंटों से बनती है, ईंटों के मिलने से दीवार बनती है, दीवारों के बनने से कमरे बनते हैं, कई कमरों के बनने से इमारत बनती है। उसी तरह से परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं और अणु के मिलने से तत्व बनते हैं और तत्वों के मिलने से पदार्थ बनते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि परमाणु आखिर कितने बड़े होते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं और जिसकी हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर हम इमेजिन करें भी, किसी से हम कंपैरिजन करें भी, तुलना करें भी, तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। क्या छोटे होते हैं? परमाणु छोटे होते हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक इस तरह से रखा जाता है तो बहुत ही मुश्किल से कागज़ की जो शीट होती है, कागज़ की शीट की जो मोटाई होती है वो मोटाई बन पाएगी। यानी कि कागज़ की जो शीट की मोटाई होती है उसमें कितने परमाणु होते हैं? उसमें कई लाख परमाणु होते हैं। इस हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि परमाणु कितने छोटे होते हैं। परमाणु की त्रिज्या किसे कहते हैं? व्यास के हाफ को त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। यहाँ 10⁻⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स में सापेक्ष आकार बताए गए हैं। सापेक्ष का मतलब होता है एक चीज़ का दूसरे के जैसा होना, इक्वल होना। यानी कि ये कोई भी एक चीज़ है और इसका जो आकार है वो इस दूसरे चीज़ के आकार के बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सापेक्ष आकार।
यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सेब के बारे में, क्योंकि सेब को हम देख सकते हैं और सेब बड़ा होता है। तो सेब का जो सापेक्ष आकार है त्रिज्या मीटर में 10⁻⁻1 है। चींटी की त्रिज्या मीटर में सापेक्ष आकार कितनी है? 10⁻3। रेत कण यानी बालू का जो एक छोटा सा कण होता है उसकी त्रिज्या मीटर में कितनी है? 10⁻4। हीमोग्लोबिन अणु, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या मीटर में कितनी है? 10⁻8। जल अणु यानी पानी के अणु की त्रिज्या मीटर में कितनी है? 10⁻9। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या मीटर में कितनी है? 10⁻10। जब परमाणु का आकार, उसका शेप इतना छोटा होता है कि हम उसे ज़ीरो मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब परमाणु इतने ही छोटे होते हैं जिसे हम ज़ीरो मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? इसका आंसर ये है कि हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरी दुनिया ही परमाणुओं से बना है। जितने भी पदार्थ हैं वो किससे बने हैं? परमाणु से बने हैं। हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम परमाणु को देख नहीं सकें, लेकिन परमाणु हमेशा हर जगह विद्यमान होते हैं और हमारा जो क्रियाकलाप होता है, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, उन पर परमाणुओं का प्रभाव पड़ता रहता है। इसीलिए हमें परमाणुओं के बारे में सोचना ज़रूरी होता है, परमाणुओं के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी होता है। अब हमारे पास आधुनिक तकनीक है यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। यानी कि जो तत्व होते हैं, तत्वों से ही पदार्थ बनते हैं, जो तत्व होते हैं, तत्व के जो सरफेस होते हैं उनको हम बड़ा करके दिखा सकते हैं, आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। यानी कि जो सतह होगी, जो इमेज होगा, उस इमेज को हम बड़ा करके दिखा सकते हैं। हमारे पास आधुनिक तकनीक है और इसी की मदद से हम तत्व की सतह को बड़ा करके दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। और जब हम इमेज को बड़ा करके दिखा सकते हैं तो उसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें भी हम देख सकते हैं और जो भी परमाणु होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक तत्व होता है और ये सिलिकॉन की सतह है, उसकी इमेज है। हमने ये जाना कि जो परमाणु होते हैं वो कितने छोटे होते हैं और आधुनिक तकनीकों की मदद से हम परमाणुओं को भी देख सकते हैं। अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। तो उन परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं, यानी कि मॉडर्न सिंबल क्या है? यानी कि हर एक तत्व के अलग अलग सिंबल होते हैं। तो सबसे पहले जो सिंबल के बारे में बताया गया था वो किसके द्वारा बताया गया था? डाल्टन के द्वारा बताया गया था। डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। यानी कि डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों के बारे में बताया और उसके बारे में समझाया कि कौन सा तत्व का कौन सा प्रतीक होगा, कौन सा सिंबल होगा। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का यूज़ किया, यानी कि कोई भी तत्व का जब उन्होंने सिंबल लिया, उन्होंने सिंबल बनाया, उसको यूज़ किया, तो वो जो सिंबल था, वो जो प्रतीक था, उस तत्व की, यानी कि जिस तत्व का प्रतीक डाल्टन ने बनाया था, उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। यानी कि जो प्रतीक था जिस तत्व का, वो उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। डाल्टन ने हाइड्रोजन का सिंबल इस तरह से बताया, फास्फोरस का सिंबल इस तरह से बताया, कॉपर का सिंबल इस तरह से बताया, गोल्ड का सिंबल इस तरह से बताया और इस तरह से उन्होंने कई तत्वों के प्रतीक बताए, कई तत्वों के सिंबल बताए। इसके बाद बर्जीलियस ने
तत्वों के प्रतीकों के बारे में बताया। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया, ऐसे सिंबल का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था, यानी कि जो भी तत्व का नाम होगा उस नाम के अकॉर्डिंग ही उस तत्व का सिंबल होगा। अगर तत्व का जो भी नाम है उस नाम का पहला लेटर या दो लेटर मिल करके उस तत्व का सिंबल होगा। ये किसने बताया था? ये बर्जीलियस ने बताया था। बर्जीलियस के सुझाव को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि तत्वों का नाम किस तरह से पड़ा। शुरू में तत्वों के नाम किस तरह से रखे गए थे? जो भी तत्व जिस जगह पाई जाती थी, सबसे पहले जिस जगह पाई जाती थी उस जगह के नाम के हिसाब से ही उस तत्व का नाम रखा जाता था। एग्जाम्पल के लिए कॉपर सबसे पहले साइप्रस जगह से मिला था और इसी वजह से कॉपर का नाम कॉपर रखा गया, क्योंकि वो साइप्रस जगह से मिला था। सबसे पहले किस जगह से मिला था? साइप्रस जगह से मिला था। कुछ तत्वों के नाम उनके विशिष्ट रंगों से लिया गया, यानी कि कुछ ऐसे तत्व थे उनका रंग जिस हिसाब से था उस हिसाब से ही उस तत्व का नाम रखा गया। एग्जाम्पल के लिए सोना, जो गोल्ड होता है वो अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी में गोल्ड का मतलब होता है पीला। चूँकि सोना भी पीला होता है इसीलिए सोना एक तत्व है और सोने का नाम गोल्ड रखा गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में गोल्ड का मतलब होता है पीला और सोना का जो रंग होता है वो भी होता है पीला। इसी तरह से कई तत्व जो सबसे पहले जिस जगह से मिलते थे उसके हिसाब से ही उस तत्व का नाम रखा जाता था। कुछ तत्व का नाम उनके रंगों के आधार पर रखा जाता था। लेकिन क्या कोई भी इन तत्वों का नाम रख सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों का नाम निर्धारित करती है, उसको स्वीकृति देती है, तत्वों के प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। जब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री स्वीकृति देती है तभी उसे पूरी दुनिया में माना जाता है। कोई भी तत्व का नाम अपने हिसाब से नहीं रख सकता। इसके लिए कौन स्वीकृति देता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति देती है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि किसी भी तत्व का प्रतीक क्या होता है। जिस तरह से बर्जीलियस ने ये बताया था कि किसी भी तत्व का प्रतीक कैसा होना चाहिए, बर्जीलियस ने क्या सुझाव दिया था? बर्जीलियस ने ये सुझाव दिया था कि जो भी तत्व का नाम होगा उन नामों का एक या दो अक्षर से ही उस तत्व का प्रतीक प्रदर्शित हो सकता है, उस तत्व का प्रतीक बनाया जा सकता है। ज़्यादातर जो तत्व होते हैं उनका प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने होते हैं, यानी कि जो भी तत्व होता है उसका जो नाम होता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी का एक लेटर या दो लेटर मिल करके ही उस तत्व का प्रतीक बनता है। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। कोई भी सिंबल हो उसका एक नियम ये है कि पहले अक्षर को यानी कि पहले लेटर को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और अगर दूसरा लेटर भी साथ में लिखना हो तो दूसरे लेटर को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। सभी तत्वों का जो प्रतीक होता है वो सिर्फ एक लेटर का नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा यानी एक या दो लेटर का भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे शुरू होता है? H से, इसलिए हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। इसी तरह से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किससे शुरू होता है? A से, इसलिए A हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और साथ में हमें L भी लिखना है, इसलिए L हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि A भी कैपिटल लिख दिया और L भी कैपिटल लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एल्यूमिनियम में जो सिंबल होगा, एल्यूमिनियम का जो सिंबल होगा, जो प्रतीक होगा वो क्या होगा? A हमेशा कैपिटल लेटर और L हमेशा स्मॉल लेटर।
इसी तरह से कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो पहला लेटर है वो है सी, और सी हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और इसके बाद है ओ, ओ हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। ऐसा नहीं है कि कैपिटल में सी और ओ दोनों को लिखा जाए, और अगर सी और ओ दोनों को अगर हम कैपिटल में लिख देते हैं तो सी का मतलब होता है कार्बन और ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए कोबाल्ट का जो सिंबल है वो क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा सी, और दूसरा लेटर ओ स्मॉल लेटर में होगा। हमने ये पढ़ा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सिर्फ एक ही लेटर लेकर प्रतीक बनाया जाता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका पहला और दूसरा लेटर लेकर सिंबल बनाया जाता है, पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर होगा। लेकिन कुछ ऐसे तत्व के प्रतीक होते हैं, कुछ ऐसे तत्व के सिंबल होते हैं जिनका अंग्रेजी नाम का पहला लेटर लिया जाता है और दूसरे लेटर को छोड़कर तीसरा लेटर लेकर के ही सिंबल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, क्लोरीन किससे शुरू होगा, CH से शुरू होगा, लेकिन क्लोरीन का पहला लेटर लिया गया C और इसके बाद H को छोड़ दिया गया, इसके बाद लिया गया L, और इसीलिए C हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा गया और L जो लिया गया वो स्मॉल लेटर में लिया गया। इस तरह से क्लोरीन का जो सिंबल है, क्लोरीन का जो प्रतीक है वो क्या है, Cl। इसी तरह से जिंक, जिंक का लिया गया Zn, जिंक का स्पेलिंग क्या होता है, ZINC। यहाँ जिंक के सिंबल के लिए लिया गया Z, I को छोड़ दिया गया और लिया गया N, और इस तरह से Zn किसका सिंबल बना, जिंक का सिंबल बना। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका अंग्रेजी नाम अलग होता है, लेकिन उस अंग्रेजी नाम के अकॉर्डिंग उस तत्व का सिंबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनका सिंबल तो बनाया गया लेकिन लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा से ही उनका सिंबल बनाया गया है। एग्जाम्पल के लिए लौह, लौह किसे कहते हैं, आयरन को, लेकिन लोहा का जो प्रतीक है, सिंबल है वो IR नहीं है बल्कि क्या है, FE है। FE क्यों है, क्योंकि लोहा को लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है और इसीलिए फेरम से ही लोहा का सिंबल बना है FE। इसी तरह सोडियम का प्रतीक है Na, और Na का मतलब क्या है, नेट्रियम, यानी कि सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है, इसीलिए सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है, इसीलिए पोटेशियम का जो प्रतीक है वो है K। यानी कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं से ही लिए गए हैं और इस तरह से उन्हीं के आधार पर उनका सिंबल बनाया गया है। और इसी तरह हर एक तत्व का एक नाम होता है और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, यानी एक तत्व का सिंबल किसी दूसरे तत्व के सिंबल से मैच नहीं करता। यहाँ पर कुछ तत्वों के प्रतीक हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। डाल्टन के सुझाए गए प्रतीकों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, बल्कि आप यहाँ जितने तत्व के प्रतीक दिए गए हैं उन्हें याद कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होंगे। जब कभी भी आप तत्वों के बारे में पढ़ें तो जो भी आपको ये हिंट दी गई है, जो भी आपको बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है उसे आप पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप समय समय पर बार बार आप इसे यूज़ करेंगे, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद ये याद होता जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।